Hello everyone, welcome back. Welcome to my channel Excel Your Economics. In today's video we are going to continue for the same topic, sectors of Indian economy class 10. Right. So in today's video we will discuss in continuation of the previous video जो हम कल कर रहे थे. In my previous video we have discussed already related to the GDP and three sector contribution, the employment and three sector contribution, and we realized that though service sector has been increased over the year, its participation in GDP ratio has been increased, but then also this sector is not providing major employment sources. The reason is because this sector requires skilled and efficient worker. तो इस कारण से इस सेक्टर में जो वर्कफोर्स है वो ज्यादा इंक्रीज नहीं हो पा रहा है. फॉर दिस रीजन समवेयर ये सेक्टर कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में फेल हो रहा है. तो अब एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा बड़ा इश्यू है जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में डिस्गाइज्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट हो रही है. मीन्स लोग वहां काम करते हुए दिखते तो हैं, बट एक्चुअली उनके काम करने से कोई प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा, कोई एक्स्ट्रा इनकम जनरेट नहीं हो रही है. तो ये प्रॉब्लम क्या है, कैसे सॉल्व की जाए, इसमें क्या डिस्कशन हो सकता है. हमने लक्ष्मी की स्टोरी देखी थी बुक में, उसके अकॉर्डिंग ही हम इस पैटर्न को डिस्कस कर रहे थे. तो उसी लक्ष्मी की स्टोरी को लेते हुए आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर लक्ष्मी को सपोर्ट मिल जाए या वो थोड़ा सा डिफरेंटली अपने प्रोसेस को समझ पाए तो वो इनकम के सोर्सेज बढ़ा सकती है और एम्प्लॉयमेंट सोर्सेज भी इंक्रीज कर सकती है. तो क्या है ये सब, इसको समझने के लिए हम आज की वीडियो को फॉलो करेंगे. सो दोज हु आर न्यू ऑन माय चैनल, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट, एंड ऑल्सो प्रेस ऑन बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन. सो हियर वी गो. इन टुडे वीडियो वी विल स्टडी अबाउट हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट. यानी एक सिंपल सी सिचुएशन में एम्प्लॉयमेंट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं इसको समझना है. स्टोरी हमारी लक्ष्मी की चली रही है, ऑलरेडी हम लक्ष्मी की स्टोरी को फॉलो कर रहे थे. अब उस लक्ष्मी की स्टोरी में अगर हम फर्स्ट एस्पेक्ट लें, यानी उस लक्ष्मी की स्टोरी में था क्या, उसके बाद 2 हेक्टेयर लैंड थी, दैट वॉज अनइरिगेटेड. यानी सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके साथ क्या थी, पानी की, क्योंकि वो रेन पर डिपेंडेंट थी, पूरी तरह से नेचुरल सपोर्ट पे डिपेंडेंट थी, मॉनसून पे डिपेंडेंट थी, इसलिए प्रोडक्शन वो कर नहीं पा रही थी और कई तरह की क्रॉप्स वो प्रोड्यूस नहीं करती थी, सिर्फ ज्वार पे और अरहर पे ही डिपेंडेंट थी. तो कहीं ना कहीं जरूरत थी कि वो थोड़ा सा अपनी सोच को बदले, अपने प्रोडक्टिव एरिया को बदले और उसी हेक्टेयर लैंड को और एफिशिएंटली यूज कर सके. तो वो क्या है एस्पेक्ट जिसपे लक्ष्मी को सोचना चाहिए था. सो हियर वी गो. लक्ष्मी हैज 2 हेक्टेयर लैंड, 2 हेक्टेयर लैंड, अनइरिगेटेड लैंड. ये प्रॉब्लम थी लक्ष्मी की. अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहली जरूरत थी गवर्नमेंट सपोर्ट की. तो गवर्नमेंट को सपोर्ट करना था और बैंक लोन सपोर्ट हो सकता था. यानी कि अगर लक्ष्मी का केस देखे, गवर्नमेंट को पता है कि एक लक्ष्मी इकलौती ऐसी फार्मर नहीं है, हमारी कंट्री में ऐसे हजारों लाखों फार्मर हैं जो इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं. वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में हैं, वो अंडर अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन में हैं. तो उस सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट को या तो सपोर्ट देना है या फिर बैंक लोन फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है. इसके थ्रू होगा क्या, जो लक्ष्मी के पास गवर्नमेंट का सपोर्ट आ जाए, यानी इरिगेशन के लिए सपोर्ट मिल जाए, वाटर सप्लाई मिल जाए, या जो डैम्स बनते हैं, जो अदर चैनल प्रोड्यूस किए जाते हैं, कंस्ट्रक्शन होता है, कैनाल्स बनते हैं, उसका डायरेक्ट सपोर्ट लक्ष्मी को मिल जाए. तो उसका फायदा क्या होगा कि लक्ष्मी कैन यूज द लैंड फॉर व्हीट प्रोडक्शन इन रबी सीजन. लक्ष्मी के पास 2 हेक्टेयर लैंड है, 1 हेक्टेयर लैंड पे वो अपने टाइप का प्रोडक्शन जो करती आ रही थी वो करे, राइट. बट जो अनदर 1 हेक्टेयर लैंड है उस पे वो रबी सीजन की व्हीट प्रोडक्शन कर सकती है. एंड वी नो दैट व्हीट प्रोडक्शन इज कैश क्रॉप, राइट. तो व्हीट प्रोडक्शन सपोर्ट बाय गवर्नमेंट, जो अगर पानी के लिए सुविधा दे दे, यानी अगर पैसा दे दे, तो वो वेल कुआं बना सकती है और उसके थ्रू वाटर सप्लाई की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकती है. तो उसी यूज ऑफ लैंड पर वो व्हीट प्रोडक्शन, यानी 2 हेक्टेयर को अलग अलग डिवाइड कर दिया. एक पे वो अपने टाइप की प्रोडक्शन कर ही रही है ऑलरेडी, सेकंड पर वो व्हीट का प्रोडक्शन शुरू कर दिया जो रबी सीजन के है. तो साथ में कितने क्रॉप प्रोड्यूस कर दिए उसने, 2 एक साथ. यानी एक जो वो कर रही थी ऑलरेडी, जिसपे उसकी प्रोडक्टिविटी नील थी, क्योंकि पूरी फैमिली ही उस पर काम कर रही थी, राइट. तो अगर वो उसमें से हट करके 1 हेक्टेयर लैंड पर दूसरा प्रोडक्शन स्टार्ट कर दे, दैट इज व्हीट, इट विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट फॉर 2 फैमिली मेंबर. यानी वो व्हीट के प्रोडक्शन से 2 लोगों को 50 दिन के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करा सकती है. अब कैसे, ये समझना है. सपोज वो जब दूसरे 1 हेक्टेयर लैंड पर प्रोडक्शन के लिए प्लानिंग करते हैं, व्हीट प्रोडक्शन के लिए,
तो 2 फैमिली मेंबर जो ऑलरेडी उसके साथ लगे हुए थे वो उससे हट जाएंगे, उनको एक अदर प्रोडक्टिव वर्क मिल गया, वो उस लैंड पे जाके कल्टीवेशन करेंगे। अब उस कल्टीवेशन में सोइंग दी सीड्स, फिर प्रोडक्शन, इरिगेशन एंड थ्रेशिंग, हार्वेस्टिंग, सारे प्रोसेस होंगे उन 50 दिनों में। तो उस 50 दिन का गारंटेड एम्प्लॉयमेंट उनको मिल गया। यानी जो 5 लोग 4 लोग जितने भी फैमिली में थे वो सब जो पहले एक ही लैंड पे लगे हुए थे, उन्होंने 2 अलग अलग लैंड पे काम किया, 2 अलग अलग क्रॉप प्रोड्यूस करे और 2 अलग अलग सेगमेंट में प्रोडक्शन के लिए जितनी प्रोसेसिंग होती है, सोइंग सीड से लेकर हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, प्लांटिंग एंड इरिगेशन, सब में उनको काम मिल गया और रोजगार, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गया। तो यहां सबसे पहला टारगेट हमारा सिर्फ गवर्नमेंट सपोर्ट के साथ, एक सोच बदलने के साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम पूरा हुआ। अब इस प्रोसेस में रिजल्ट क्या निकल गया है? पहला रिजल्ट 2 मेंबर गॉट एम्प्लॉयमेंट, यही हुआ। इस पूरे प्रोसेस से, गवर्नमेंट के सपोर्ट से, एक और प्रोडक्शन करने से 2 टाइप ऑफ प्रोडक्शन शुरू हुए, ठीक है। दूसरा, 2 लोगों को काम मिल गया जो ऑलरेडी उसमें घुसे हुए थे, जिससे उनको कोई फायदा नहीं हो रहा था, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो रही थी, इनकम जनरेट एक्स्ट्रा नहीं हो रही थी। बट अब क्योंकि 2 लोगों को दूसरा एम्प्लॉयमेंट मिला, रिजल्ट मच मोर प्रोडक्शन बाय द फार्मर्स। तो इसका फायदा दूसरा क्या हुआ? एक तो लक्ष्मी फार्मर और उसके साथ जो फैमिली मेंबर थे वो दूसरे फार्म में करने लग गए, तो प्रोडक्शन बढ़ गया। लक्ष्मी के अपने प्रोडक्ट का बढ़ ही रहा था, अपने फार्म का बढ़ ही रहा था, साथ में दूसरे फार्म से भी बढ़ने लग गया। तो ओवरऑल प्रोडक्शन बाय फार्मर्स हैज इंक्रीज। अब मैं इसको ओवरऑल फार्मर्स पे लेकर जाऊं, अगर हर फार्मर लक्ष्मी की तरह टारगेट करने लग जाए तो सबका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। थर्ड रिजल्ट क्या आया? सेलिंग ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ गया, प्रोडक्शन बढ़ा ना, तो उस प्रोडक्शन बढ़ने से उनके पास सरप्लस क्रिएट हुआ। अब सरप्लस आया तो वो उसको मार्केट में बेच भी सकते हैं, यस। तो यहां आया इनकम जनरेशन का पॉइंट कि प्रोडक्शन बढ़ा, 2 लोगों को काम मिला, 50 डेज का काम मिला और उसके साथ उसको बेचने की भी उनकी कैपेसिटी बढ़ गई, यानी अब वो उस प्रोडक्ट को मार्केट में भी बेच सकते हैं। फिर क्या रिजल्ट आया? अब क्योंकि मार्केट में बेचना है, इस प्रोडक्ट को बेचने की रिक्वायरमेंट आ गई। अकॉर्डिंग टू दिस एक और नीड जनरेट होगी ट्रांसपोर्टेशन की, यानी अब वो गुड जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, व्हीट जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको अर्बन एरिया तक, टाउन तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए। तो अब देखो, ट्रांसपोर्ट, एक नया एरिया जनरेट हो गया एम्प्लॉयमेंट का। अब इससे क्या हुआ? अब गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ गई ट्रांसपोर्टेशन में, स्टोरेज में, रोड कंस्ट्रक्शन में। क्योंकि लक्ष्मी जैसे कई फार्मर्स ने ये स्ट्रैटेजी अपनाई, उन्होंने अपना वर्कफोर्स प्रेशर को शिफ्ट किया दूसरी जगह, प्रोडक्शन बढ़ाया, प्रोडक्शन बढ़ने से उनका सरप्लस प्रोडक्शन हुआ जिसको वो मार्केट में बेचने के लिए तैयार हुए। तो एक उनको मार्केट मिल गया, और मार्केट में का मतलब क्या होता है? कई हजारों लोगों को काम मिल गया, यानी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गया, राइट। अलॉन्ग विथ गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट शुरू किया इसमें, क्योंकि गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि रूरल एरिया से अर्बन तक सामान तो लाना है, ये प्रोडक्शन जो क्रॉप का हुआ उसे पहुंचाना है। तो गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया ट्रांसपोर्टेशन में, स्टोरेज में और रोड में। तो अब खुद बताइए, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और रोड कंस्ट्रक्शन, इन सारी प्रोसेसिंग में कितने हजारों लोगों को काम मिल गया? अगेन एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड, राइट। तो नीड बढ़ी ट्रांसपोर्टेशन की, तो अपने आप लोगों के लिए काम बढ़ने लगा। अब क्या हुआ रिजल्ट? फिर एक और, फार्मर गेट बेटर प्राइसेस, फार्मर्स को अपने प्रोडक्ट की, अपने क्रॉप की अच्छी प्राइसेस मिलने लग गई, इनकम जनरेट होने लग गई। फिर उस इनकम से उन्होंने और टेक्निक्स हायर करी और इम्प्रूवमेंट किया और एग्रीकल्चर को एडवांस करने का एक नया प्रोसेस शुरू किया। सो ओवरऑल विद दिस पॉइंट ऑफ वन एस्पेक्ट ऑफ लक्ष्मी एंड द सेम टाइप ऑफ फार्मर्स, they have created the opportunity to create more and more level of employment. So overall farmers की income बढ़ गई, उनका standard of living बढ़ा, plus productive employment बढ़ गया। जो पहले disguised unemployment था वो समस्या solve हो जाती है और इस तरह से हम काम कर सकते हैं। तो अगर हम इस एरिया पे फोकस करें तो डेफिनेटली लक्ष्मी जैसे कई फार्मर्स के प्रोडक्शन प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अब इस पॉइंट को हम दूसरे एस्पेक्ट से लेते हैं। ये तो हो गया लक्ष्मी का पहला एस्पेक्ट, जिसमें वो खुद भी सोचे और गवर्नमेंट का सपोर्ट भी मिले। साथ में चलते हैं दूसरा एस्पेक्ट। प्रॉब्लम क्या थी? वाटर। लक्ष्मी के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी अनइरिगेटेड लैंड।
पानी नहीं था, उसके लिए उसको वेल चाहिए था, वेल के लिए उसने को गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, तो उसकी सोच बदली, धीरे धीरे सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता गया, तो उसने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर दिया अपने उस इश्यू से। ठीक है, अब वाटर अलोन इज नॉट नीडेड फॉर एक्सपेंशन। एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, प्राइमरी सेक्टर को बूस्ट करने के लिए पानी सिर्फ एक सोल्यूशन नहीं हो सकता। इरिगेशन इज नॉट ओनली दी सोल्यूशन। Along with irrigation, there was a need of seeds, fertilizer and techniques. यानी सिर्फ इरिगेशन सपोर्ट से ही ये सारा एस्पेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता था। इसके लिए दूसरा इशू भी हमें ध्यान में रखना था, और वो पॉइंट ऑफ व्यू था फार्मर से रिलेटेड, दैट वाज द यूज ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर एंड टेक्निक। पानी के साथ साथ बीज भी हो, खाद भी हो और टेक्निक भी हो, यानी टूल्स, मशीनरी, ट्रैक्टर्स, जो भी चाहिए हमें जिससे हम प्रोडक्शन को और एडवांस कर सकें, वो सारी चीजें जरूरत थी। बट वी नो दीज ऑल आइटम्स आर हाई प्राइस्ड, क्योंकि ये सारी चीजें हाई प्राइस्ड होती हैं। एक नॉर्मल फार्मर, लक्ष्मी जैसा फार्मर या उसके जैसे कई और फार्मर इसको नहीं खरीद सकते। तो एक और दिमाग में सेटअप आया इस सिचुएशन को देखते हुए कि हमें बोरोइंग की जरूरत है, यानी लक्ष्मी जैसे फार्मर्स को जरूरत पड़ी बोरो करने की मनी एट हाई रेट बाय लोकल मनी लेंडर, यानी जो लोकल मनी लेंडर्स होते हैं उनसे अब लोन लेंगे, क्योंकि उनको ये सारी चीजें भी चाहिए। क्योंकि यहाँ तक क्या कर लिया उन्होंने, प्रोडक्शन बढ़ा दिया, प्रोडक्शन बढ़ा दिया तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गया, अब उन्हें और बढ़ाना है, तो यानी कि अब उनको ये सारी चीजें चाहिए, और ये सारी होती हाई प्राइस। इसको अफोर्ड करने के लिए लोन बोरो करना पड़ेगा। लोन बोरो किससे किया, लोकल मनी लेंडर से। अब आपको पता ही है जो लोकल मनी लेंडर्स होते हैं वो फार्मर्स को सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं, हाई रेट लगा देते हैं, इंटरेस्ट रेट जो वो चुका नहीं पाते, डेट ट्रैप में आ जाते हैं, और फिर उसी से उनकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो यहाँ एक और स्कोप आ गया गवर्नमेंट रोल का। अब क्या करना चाहिए इस समस्या के लिए, सिंपल, बैंक्स खुलनी चाहिए रूरल एरिया में। तो नाउ व्हाट हैपेंड, बैंक की रिक्वायरमेंट होगी तो फाइनली बैंक शुड बी ओपन टू प्रोवाइड चीप एग्रीकल्चरल क्रेडिट। तो ऐसे एरिया में जहां पे पुअर फार्मर्स रहते हैं वहां पे बैंक होनी चाहिए, बैंक गवर्नमेंट से ऑथराइज होनी चाहिए, और वो चीप इंटरेस्ट रेट पर एग्रीकल्चर क्रेडिट इन फार्मर्स को प्रोवाइड करें, जिससे ये क्रेडिट मिल जाएगा सस्ता, तो उनको ये सारी चीजें अफोर्ड करने में आसानी हो जाएगी, प्रोडक्शन बढ़ा पाएंगे और ओवरऑल ग्रोथ एग्रीकल्चर की हो जाती है। इट कैन ऑल्सो बी प्रमोटेड। अब आप देखो जब बैंक खुलेगी तो बैंकर्स चाहिए, लोग चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड, तो बैंक खुलने से एक और सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गया, तो इस तरह से एम्प्लॉयमेंट हुआ। फिर एक और चीज हो गई, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ रहा है, बैंक लोन मिल गया तो अच्छा फैसिलिटी हो गई, अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है, अच्छी इनकम आ रही है, और ज्यादा हम एडवांस हो रहे हैं, तो इन सब से एक और फील्ड ओपन हो जाती है इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज की, क्योंकि अब प्रमोट करना है हमें सेमी रूरल एरिया में इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। इंडस्ट्रीज कैसे, किस बेसिस पे, भाई जो यहाँ क्रॉप से प्रोड्यूस हो रहा है, दाल प्रोड्यूस हुई, शुगर केन प्रोड्यूस हुआ, पोटैटो प्रोड्यूस हुआ, जितने भी एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोड्यूस होते हैं वो एकदम से मार्केट में नहीं जाते, राइट। दाल जैसे आती है, गेहूं जैसे आता है, वो एकदम से मार्केट में नहीं जाता, उसके लिए एक स्मॉल प्लांट की जरूरत होती है जहां से उसका फाइनल यानी वो दाना जो हम एक्चुअली कंज्यूम करते हैं वो निकले, तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की। तो इस प्रोसेस से इंडस्ट्रीज की डिमांड बढ़ी, सर्विसेज की डिमांड बढ़ी, सर्विसेज लाइक हमने देखा है ट्रांसपोर्टेशन, रोड, स्टोरेज, इन सब की डिमांड बढ़ी, तो इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ गई। अब इंडस्ट्री बढ़ेगी, इंडस्ट्री आएगी रूरल एरिया में तो क्या लेकर आएगी, एम्प्लॉयमेंट। सर्विसेज आएंगी तो क्या लेकर आएंगी, एम्प्लॉयमेंट। तो देखा आपने एग्रीकल्चर सेक्टर में ही, प्राइमरी सेक्टर में ही इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर दोनों इमर्ज हो गए, दोनों की रिक्वायरमेंट आ गई। तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी, दाल मिल्स की, यानी मिल चाहिए हमको जहाँ पे दाल का पूरी प्रोसेसिंग हो सके, पैकेजिंग हो सके और मार्केट में बेची जा सके। स्टोरेज चाहिए, जो सरप्लस है उसको हम रख सकें फ्यूचर में हाई प्राइस पे बेचने के लिए, फायदा मुनाफा कमाने के लिए। जैसे हनी कलेक्टर होते हैं नियर टू फॉरेस्ट, हमें पता है फॉरेस्ट एरिया में जो प्राइमरी एक्टिविटी होती है वहां पे भी हनी बीज होती है, तो उससे हम हनी भी कलेक्ट कर सकते हैं, उसको भी स्टोर कर सकते हैं, बेच सकते हैं, कमा सकते हैं। तो देखो एक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में बैंक आने से भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, साथ में इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ गई, सर्विसेज की डिमांड बढ़ गई, इन सब में फोकस करने के लिए ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गया इन सारे एरियाज में, राइट।
But employment alone is not the solution for these area. इन रूरल एरियाज में एक और समस्या सबसे ज्यादा है, दैट इज लैक ऑफ एजुकेशन एंड चाइल्ड लेबर. क्यों? क्योंकि एजुकेशन नहीं है, प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है, तो जो फार्मर्स हैं वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं और फिर उनके बच्चे क्या करने लगते हैं? एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, यानी कम उम्र से ही बेचारे एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, लेबरिंग कर रहे हैं और एक और प्रॉब्लम को जनरेट कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं चाइल्ड लेबर. सो हेयर वी नीड टू डिस्कस और वी नीड टू फोकस हाउ गवर्नमेंट कैन रिड्यूस दिस प्रॉब्लम. इसके लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है कि एजुकेशन अटेनमेंट, एजुकेशन फैसिलिटीज रूरल एरिया तक भी बढ़ाई जाए. इसके लिए कई अमेंडमेंट्स होते रहे हैं टाइम टू टाइम, सो दैट रूरल पीपल कैन गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू हैव प्रॉपर एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन, सो दैट दे कैन अवॉइड चाइल्ड लेबर. पेरेंट्स ही करें काम, बच्चों से काम ना कराएं, उनको पढ़ने दें, शिक्षा दें, तो वो टेक्निकली एडवांस होंगे, सीखेंगे, कोप अप करेंगे एनवायरमेंट से, डेफिनेटली ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करेंगे. तो एजुकेशन सेक्टर जब गवर्नमेंट यहाँ लेकर आए, यानी प्लानिंग कमीशन का एक रोल यहाँ बढ़ जाता है कि अगर प्लानिंग कमीशन एजुकेशन सेक्टर को यहाँ डेवलप करने की सोच ले, तो अब सोचो एजुकेशन सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, स्कूल बनेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड, टीचर आएंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड. अलॉन्ग विद दैट जब एजुकेशन आ रहा है तो हेल्थ भी आएगी, यानी हमें नर्सिंग पर्सनल भी चाहिए, डॉक्टर्स भी चाहिए, हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ थोड़े से एडवांसमेंट के साथ अपने आप बढ़ता चला जाता है और यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल फिर प्रोमिनेंट हो जाता है. तो गवर्नमेंट चाहे तो सारी चीजें यहाँ पे सॉल्व कर सकती है, एक्चुअली कर भी रही है. कई एरियाज में गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है एंड यू कैन रियलाइज सराउंडिंग टू योरसेल्फ कि किस तरह से हम इम्प्रूव हो रहे हैं इन रूरल एरियाज. आज रूरल एरिया में क्या फैसिलिटीज नहीं है? कम्युनिकेशन है, मोबाइल है, आईटी है. क्योंकि अब सोचो लक्ष्मी जैसे फार्मर्स को इतना बड़ा एडवांटेज मिल जाए तो वो आगे बढ़ेंगे, अपने प्रोडक्ट को इंडिया से बाहर भी बेचने की क्षमता रख सकते हैं, तो कैपेसिटी बढ़ेगी उनकी. उसके लिए उनको कम्युनिकेशन चाहिए और कम्युनिकेशन कहाँ से आएगा? आईटी से. तो रूरल एरिया में आईटी भी स्टैब्लिश हो गया. ठीक है, वेदर के साथ एडजस्ट करना है क्रॉप प्रोडक्शन को, तो वेदर फोरकास्टिंग के लिए उनको टेलीविजन चाहिए, कम्युनिकेशन अगेन चाहिए, तो आईटी फिर ऑटोमेटिकली यहाँ डेवलप हो जाता है. एजुकेशन चाहिए चीजों को समझने के लिए, तो एजुकेशन सेक्टर यहाँ डेवलप होगा, स्कूल खुलेंगे, कॉलेजेस खुलेंगे, यूनिवर्सिटीज खुलेंगी. फिर जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो बेस्ट डेफिनेटली हेल्थ के इश्यूज भी आएंगे, तो डॉक्टर्स की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी. तो आप खुद सोचिए, धीरे धीरे हमने हर फील्ड में, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, सर्विस, सारी फील्ड में एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दिया. सो दिस इज हाउ वी हैव सॉल्व्ड प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयमेंट थ्रू अ सिंपल स्टेप ऑफ farmers along with government support. Now we'll study in the same segment about how government is doing and making some program to remove this problem of employment. These are MG नरेगा and right to work. तो काम करने का अधिकार हर एक का है, इसको समझना है थ्रू MG नरेगा. So here we'll start with MG नरेगा. तो देखा हमने किस तरह से एम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है हमने टाइम टू टाइम डिफरेंट एरियाज में फोकस करके उनको एक्सप्लोर करके सॉल्व करने की कोशिश करी. बट इसके लिए एक जो सीरियस डिस्कशन होना चाहिए था, एक सीरियस इशू क्रिएट हो चुका था कि एम्प्लॉयमेंट रूरल एरिया में बढ़ाना जरूरी था, स्पेशली इन द कैटेगरी ऑफ वेरी पुअर फार्मर्स. तो वहां तक पहुंचने के लिए एक मेजर स्टेप लेना गवर्नमेंट के लिए जरूरी हो गया था. फॉर दिस रीजन हमारी गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना एक पॉलिसी बना दी जाए, एक अलग से एक्ट पास किया जाए, एक अलग से अधिकार बनाया जाए, काम करने का अधिकार, जिसको हम बोल सकते हैं राइट टू वर्क. जैसे हमारे अदर फंडामेंटल राइट्स हैं, उसी तरह से एक अधिकार काम का भी होना चाहिए. इस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च कर दिया जिसका नाम है MG नरेगा. दिस प्रोग्राम इज implemented especially for generation of employment. एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया और इस प्रोग्राम का फायदा हम आज भी देख सकते हैं. इस प्रोग्राम ने रियली में रूरल एरिया में जो एम्प्लॉयमेंट एक बड़ी समस्या थी, प्रोडक्शन का प्रेशर जो बहुत ज्यादा हो रहा था, उसको वर्क फोर्स का प्रेशर जो बहुत ज्यादा हो रहा था उसको शिफ्ट करने का जो मेजर इशू था वो गवर्नमेंट ने इससे सुधार दिया. तो MG नरेगा was a successful program of the government through which major employment sources were generated and the agriculture pressure, the agriculture low productivity problem was solved and the workforce pressure was also solved. So how it is implemented? The full name of the program is
महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। रूरल एम्प्लॉयमेंट, देखो रूरल लग रहा है यानी कि गांव से रिलेटेड, गांव के रोजगार यानी कि विलेज एरिया में रहने वालों को रोजगार, गारंटी के साथ एक्ट 2005, गारंटी एक्ट 2005। तो इस एमजी नरेगा प्रोग्राम के इस गारंटी एक्ट के क्या क्या फीचर्स हैं वो हम यहाँ डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट फीचर, इट इज 100 डेज गारंटी एम्प्लॉयमेंट। इसको हमने दो सेगमेंट में डिवाइड किया है क्योंकि दो अलग अलग पैरामीटर को फोकस कर रहे हैं। पहला है 100 डेज गारंटी एम्प्लॉयमेंट एवरी ईयर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड, यानी कि गांव में रहने वाले हर घर में एक आदमी को तो रोजगार देना ही देना है, ऐसा ना हो कि कोई छूट जाए, मतलब एक पर्सन तो हर घर में एम्प्लॉयड होना ही चाहिए, दैट इज फॉर श्योर 100 डेज। तो 100 दिन के लिए तो उन्हें काम जरूर मिले, ये इस एक्ट का पहला मोटिव था। और अभी जो हमारा पेंडेमिक हुआ उस टाइम पीरियड में गवर्नमेंट ने इसकी डेट्स बढ़ा दी हैं, यानी जो 100 डेज हैं उससे ज्यादा कर दिए हैं, ताकि लोगों को अभी इस इशू में, इस कोविड-19 सिचुएशन में ज्यादा बेटर एम्प्लॉयमेंट मिल सके अंडर एमजी नरेगा प्रोग्राम। सेकेंड इज, इनिशियली इन दिस प्रोग्राम 200 डिस्ट्रिक्ट वर इंट्रोड्यूस, यानी ये प्रोग्राम शुरू में 200 डिस्ट्रिक्ट में ही लॉन्च हुआ था। इसके बाद एडिशनल 130 डिस्ट्रिक्ट इसमें और ऐड किए गए, तो इन टोटल कितने हो गए 330, यानी 200 डिस्ट्रिक्ट से पहले इसको शुरुआत करी क्योंकि प्रोग्राम को समझना भी था और इसके इम्प्लीमेंटेशन से क्या रिजल्ट निकल के आएगा उसके बेसिस पे इसमें और इम्प्रूवमेंट किया जाए, फर्दर इसको और कहाँ कहाँ प्लान किया जाए, कहाँ कहाँ एग्जीक्यूट किया जाए। इसके लिए इनिशियल टेस्टिंग 200 डिस्ट्रिक्ट पर हुई, जब वो सक्सेसफुल रही तो 130 डिस्ट्रिक्ट और लॉन्च कर दिए गए और इसके बाद फिर पूरे इंडिया में हर रूरल एरिया को इसमें कवर अप कर दिया 2008 तक, यानी 2008 तक पूरे इंडिया में जितने भी रूरल एरियाज थे उनसे बिलोंगिंग हर हाउस होल्ड में इस प्रोग्राम को पहुंचाना कंपलसरी कर दिया। राइट, एनफोर्स द राइट टू वर्क, इस प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, एज अ फंडामेंटल राइट इंट्रोड्यूस करना, दैट वाज राइट टू वर्क, काम करने का अधिकार, हर एक को काम करने का अधिकार है अपनी लाइवलीहुड को सस्टेन करने के लिए। एंड इट टारगेट्स ऑन एससी, शेड्यूल्ड कास्ट, एससी, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड पुअर वुमेन। तो इन्होंने बेसिकली किस हाउस होल्ड को और किस कैटेगरी को टारगेट किया इस प्रोग्राम ने, जो शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब है, पुअर वुमेन है, क्योंकि ये हमारे सोसाइटी के सबसे डिप्राइव्ड क्लास हैं। These are the vulnerable people in our society, जिनको आगे बढ़ने का मौका देना जरूरी है। तो इन लोगों को सिक्योर करने के लिए, इनके लिए एम्प्लॉयमेंट प्रॉपर करने के लिए गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम इस ग्रुप के लिए स्पेशली लॉन्च किया। Earlier target was that, but nowadays due to the poor condition of each and every segment in the society, government is providing this program to everyone related to rural household, क्योंकि प्रोग्राम का नाम रूरल है तो रूरल से ही रिलेटेड है। अब इस प्रोग्राम के जो अदर एस्पेक्ट हैं वो देख लेते हैं। इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस इफ गवर्नमेंट फेल टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन 15 डेज। अगर गवर्नमेंट 15 दिन के अंदर किसी भी रूरल हाउस होल्ड से कनेक्टेड या जो इस प्रोग्राम से रजिस्टर्ड है, क्योंकि इस प्रोग्राम में इस एक्ट में पहले हमें रजिस्टर्ड होना पड़ता है, जिससे हमें 100 डेज का गारंटी काम मिल सके और फ्यूचर में जब जब जरूरत पड़े हमें काम मिल सके। राइट, तो अगर गवर्नमेंट 15 दिन में, रजिस्ट्रेशन के 15 दिन में अगर आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रही है तो उस टाइम पर गवर्नमेंट आपको देगी एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, जिसको हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। इसको हम बोलते हैं एक्चुअली अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। क्या बोलेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, क्योंकि गवर्नमेंट की वजह से आप अनएम्प्लॉयड हैं, गवर्नमेंट ने रजिस्टर कराया, आपको काम भी नहीं दिया, 15 दिन तक काम नहीं मिला, इसका मतलब आप अनएम्प्लॉयमेंट रह गए, अनएम्प्लॉयड रह गए, तो गवर्नमेंट आपको सुविधा देगी, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देगी। नेक्स्ट, इट एनफोर्सेस इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क। इस प्रोग्राम का एक और मोटिव था, एक और टारगेट था, एक और एम था, दैट वाज जैसा काम वैसा पैसा, मतलब जो जैसा कर रहा है उसको वैसा ही मिलेगा। और अगर कोई समान यानी सेम वर्क कर रहा है तो सेम वेजेस ही उसको मिलेगी, फिर चाहे वो विमेन हो चाहे वो मैन हो। यानी यहाँ पर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं था मैन और विमेन में। अगर मैन विमेन सेम लेवल ऑफ वर्क कर रहे हैं, सेम फिजिकल एफर्ट लगा रहे हैं, तो दोनों को बराबर वेज ही मिलेगा। जैसे जनरली हम देखते हैं, आपने कंस्ट्रक्शन लेबर देखी होगी, मैन को ज्यादा पेमेंट मिलता है और फीमेल को कम मिलता है, जिसको हम शायद हिंदी में दिहाड़ी बोलते हैं। राइट, तो मेल को ज्यादा मिलता है, फीमेल को ज्यादा मिलता है। बट इस प्रोग्राम में ये कंसेप्ट नहीं था, सेम इनकम फॉर द सेम टाइप ऑफ जॉब। थर्ड पॉइंट हियर, 1/3 बेनिफिशियरीज शुड बी विमेन।
क्योंकि विमेन बहुत ज्यादा डिप्राइव होती है सोसाइटी में, रूरल एरिया में स्पेशली उनको ज्यादा काम करने के मौके नहीं मिलते, बाहर इनकम अर्न करने के सोर्सेज नहीं मिलते। तो इस प्रोग्राम का एक और मोटिव रखा गया कि विमेन को, यानी इस प्रोग्राम के अंदर 1/3 सीट्स विमेन के लिए रिजर्व कर दी, यानी इस प्रोग्राम में 33% विमेन को गारंटी काम मिलेगा ही मिलेगा। सो दिस इज हाउ गवर्नमेंट हैज सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज, बिकॉज रूरल एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट, स्पेशली डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा था, उसको रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट ने स्टेप ये बढ़ाए। आज भी ये प्रॉब्लम है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, बट इसके लिए गवर्नमेंट और इम्प्रूवमेंट कर रही है और इस प्रोग्राम के साथ आगे बढ़ रही है। सो दिस इज व्हाट MG नरेगा प्रोग्राम, यू कैन राइट इट इन योर नोटबुक। आई एम जस्ट पॉजिंग द वीडियो हियर। Okay, fine. If you have not written, just pause the video and write down the whole requirement of MG Narega. So this is all for today. Now we'll meet in the next video with organized and unorganized sectors of Indian economy, class 10th economics. So stay tuned with me. Bye bye.